बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है माल एब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम में जो हमारे पास सिम्पटम्स आएंगे वो हैं डायरिया, सिटोरिया, वेट लॉस, वीकनेस, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसीज। और इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो हम स्टेन यूज़ करते हैं वो है सूडान स्टेन। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ को हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी या सीलियक स्प्रू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून मीडिएटेड इंटॉलरेंस होती है ग्लाइडन की। अब जो ग्लाइडन है वो है ग्लूटन का पार्ट होता है। जो ग्लूटन है वो मेन कल्प्रिट है। ग्लूटन प्रोटीन होती है वीट, बार्ले या राई में। अब ये नीचे इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। जब सबसे पहले है ग्लूटन। ग्लूटन से जो है ना ड्राइव हुआ है ग्लाइडन, जो इसका 70% पार्ट होता है। उसके बाद जो ग्लाइडन है उसने क्रॉस करना है एंटेरोसाइड को। एपिकल सरफेस से उसकी बेसोलेटरल सरफेस की तरफ जाएगा और फिर चला जाएगा लेमिना प्रोप्रिया में। अब जब वो लेमिना प्रोप्रिया में जाएगा ना तो वहाँ पर एक एंजाइम होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। अब वो एंजाइम इसमें से जो है ना अमाइड कट कर देगा, जिसकी वजह से बन जाएगा डी एमिनेटेड ग्लाइडन। अब इसको फिर मैक्रोफेजेस ईट खा लेंगे। उसके बाद जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको प्रेजेंट करेंगे टी सेल्स के आगे। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होती हैं एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो है ये प्रेजेंट करता है मेनली जो है ना चीज़ों को। अब ये डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है ना डिफरेंट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं, जैसे कि HLA जीन्स। अब सीलियक डिजीज़ के केस में जो जीन है ना वो है HLA-DQ2 और HLA-DQ8। अब जब ये प्रेज़ेंट कर देगा ना टी सेल्स को, तो आगे अब टी सेल्स जो है ना वो सारा काम सँभाल लेंगे। अब टी सेल्स जो है ना वो CD4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, ये रिलीज़ करते हैं इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 21, जो कि आगे इन्फ्लेमेशन करते हैं और एपिथेलियल सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा ये बी सेल्स भी प्रोड्यूस करता है और जो बी सेल्स है ना उसने आगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी होती हैं। वो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो होगी एंटी टिश्यू ग्लूटामिनेज, और ग्लाइडन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी एंटी डीएमाइनेटेड ग्लाइडन। इसके अलावा वो एंटी एंडोमायसियल एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो टी सेल्स हैं ना उन्होंने CD8 सेल्स को भी एक्टिवेट करना होता है, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना होता है सेल्स को। अच्छा, अब ये जो है ना ज़्यादातर अफ़ेक्ट करती है डिस्टल डुओडेनम को या प्रॉक्सिमल जejunum को, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ही जो भी खाना वगैरह वो यहीं पर आता है, इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो डुओडेनम में होती है। इसलिए हम बायोप्सी भी इसमें डुओडेनम की ही करवाते हैं, उससे हम एक्सटेंट ऑफ डिज़ीज़ का पता चल जाता है। और इसमें फिर माल एब्जॉर्प्शन और सिटोरिया होगा, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनकी माइक्रोविलाई भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन और सिटोरिया होगा। और इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब ये कुछ चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। अब इसमें क्या होता है कि ये एक बम्पी स्किन रैश होता है, जो कि आईजी एंटीबॉडी की वजह से होता है, जो कि आईजी एंटीबॉडी जो है ना वो ट्रांसग्लूटामिनेज और टर्मिनल पेपिला के साथ एक्सीडेंटली जाके बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और फिर ये रैश की फॉर्म में जो है ना अपीयर होता है। जब मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा ना मेलिग्नेंसी का भी रिस्क होता है। अब क्योंकि वहाँ पर इम्यून सेल्स हैं और इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसकी वजह से टी सेल लिम्फोमा और स्मॉल बाउल का कैंसर हो सकता है। अब इसमें जो डी ज़ाइलस टेस्ट है ना वो एबनॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन बतानी होती है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन सही हो ही नहीं रही, तो ये एबनॉर्मल होगा टेस्ट। और इसकी सीरोलॉजी में जो है ना वो एंटीबॉडीज़ जो है ना ये पॉजिटिव होंगी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और एंटी एंडोमाइसियल। ये तकरीबन एक ही चीज़ दोनों बताती हैं और ये दोनों जो है ना वो सीवियर डिजीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर डिज़ीज़ थोड़ी माइल्ड है ना तो फिर इनका मतलब इतनी ज़्यादा ये रेज़ नहीं होंगी। इसके अलावा एंटी डी अमाइडेटेड ग्लाइडन पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ भी होती हैं।
और इसकी जो हिस्टोलॉजी में हमने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो विल्लस की ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, विल्लस की हाइपरट्रॉफी हो गई है, और दूसरा इसमें क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया, यानी जो क्रिप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, वो उनका हाइपरप्लेजिया हो गया। और तीसरा इसमें जो है ना लिम्फोसाइट्स एपिथेलियल सेल्स के दरमियान जो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं ना, वो ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि विल्लस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्रा एपिथेलियल जो है ना लिम्फोसाइटोसिस हो गया इसमें। उसके बाद है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में लैक्टेस की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें विलाई तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी हो गई है ना, जैसे वायरल एंट्राइटिस, तो इसमें टेम्परेरीली जो है ना वो विलाई की जो एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा और स्टूल की पीएच कम हो जाएगी, क्योंकि लैक्टेज़ ने लैक्टोज़ को जो है ना वो ब्रेक डाउन करना होता है। जब लैक्टोज़ ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो कोलन में जाएगा, उस पे बैक्टीरिया एक्ट करके जो है ना वो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बना देंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो वहाँ पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी प्रोड्यूस होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है ना ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड की वजह से स्टूल की पीएच भी कम हो जाएगी। वैसे इसकी पीएच जो है ना अल्कलाइन होती है। और इसका जो टेस्ट है ना वो है लैक्टोज़ हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। वैसे तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर द लैक्टोज माल अब्जॉर्प्शन इफ पोस्ट लैक्टोज ब्रेथ हाइड्रोजन वैल्यू इंक्रीजेज मोर देन 20 ppm कंपेयर्ड विद द बेसलाइन। मतलब इसमें ये होता है कि हमने ना पेशेंट ने पहले नॉर्मली एक्सपायर करना होता है एयर को, उसके बाद हम उसको कोई ड्रिंक देते हैं जिसमें कि लैक्टोज हो, तो फिर वो हर 30 मिनट्स के बाद एक्सपायर करता है, तो उसमें फिर हमने ना हाइड्रोजन का लेवल चेक करना होता है। जिनमें लैक्टोज़ की डेफिशिएंसी होगी ना, उनमें फिर पीक लेवल आता है हाइड्रोजन का, जिससे हमें पता चल जाता है कि लैक्टोज़ की डेफिशिएंसी है। और इसमें डी हाँ, और इसके अलावा है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। ये हो सकती है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्टिंग अल्सर की वजह से। इसमें माल अब्जॉर्प्शन होती है फैट और फैट सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के की, क्योंकि लाइपेज जो है वो नहीं आ रहा। और इसके अलावा B12 की भी। अब इसमें जो है ना ड्यूडेनल बाइकार्ब और फीकल इलास्टेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो पैंक्रियास से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो डी ज़ाइलोस टेस्ट है ना वो नॉर्मल है, क्योंकि डी ज़ाइलोस की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अभी भी इंटैक्ट ही रहेगी इसमें। इसके अलावा जो है ना ट्रॉपिकल स्प्रू, ये भी सीलियक स्प्रू जैसी ही इसकी फाइंडिंग्स होती हैं, ये भी स्मॉल बावल को ही अफेक्ट करता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स को जो है ना रिस्पॉन्ड कर जाता है। इसका कॉज अननोन है, और ये ट्रॉपिकल एरिया से जो रेजिडेंट्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या है कि मिकोज़ल एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, ज़्यादातर डुडेनम और जजनम को अफेक्ट करता है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आइलियम को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ड्यू टू फोलेट एंड B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि B12 ने आइलियम में एब्जॉर्ब होना होता है और फोलेट ने प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल में, तो ये दोनों नहीं एब्जॉर्ब होंगे, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद विपर डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरिया होता है टोफेरिमा फेपल, इसकी वजह से होता है, ये इंट्रा सेलुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, PAS पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस इन इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोप्रिया फिल्ड विद PAS पॉजिटिव मटेरियल, यानी ये पीरियोडिक एसिड शेप एक स्टेन है, उसको ये जो है ना वो स्टेन कर जाते हैं ये बैक्टीरिया, तो इनके हमें फिर इंटेस्टाइनल लैमिना प्रोप्रिया में जो है ना फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे PAS पॉजिटिव वाले। और इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो हमने CN कैन से याद रखने हैं। कार्डिक सिम्टम्स होंगे, आर्थ्रेल्जिया होगा, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें कॉमन होते हैं। और इसमें भी क्योंकि ये विलाई को डैमेज करता है, उसकी वजह से डायरिया और स्टीटोरिया हो सकता है लेटर इन द डिजीज़। और ये मोस्ट कॉमन जो है ओल्डर मेल्स में होता है। बस।